जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपका जो चैप्टर है मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। आपको पता है इस प्रकार के चैप्टर आपके दोनों ही बुक में हैं, तो आज हम सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका जो अंतिम चैप्टर है 10वां, उसको आज रिवाइज करेंगे। और बात स्टार्ट करते हैं भी मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वो स्थान जहां पर मानव परमानेंट रूप से रहता है, स्थायी रूप से रहता है, उसे मानव बस्ती कहा जाता है। ये इजी सी बात हमें अच्छे से पता है। और आकृति के आधार पर बात करें तो ये बस्तियों कई प्रकार की होती है, जिसमें से मुख्य है दो नाम आते हैं। एक है सहंत बस्ती और दूसरा है परकीर्ण बस्ती। तो दोनों की थोड़ी सी परिभाषा जरूर दिमाग में रखिएगा। सहंत बस्ती वो होती है जिसमें मकान, ये डिब्बे बनाकर शो कर देता हूं, जिसमें मकान पास पास बने होते हैं। और इस प्रकार की बस्तियां आपको कहां मिलेगी? आपको जो नदी या कोई नहर है उसके किनारे, या जो उपजाऊ मैदान होते हैं वहां पर आपको सहंत बस्ती है वो देखने को मिलेगी। इन लोगों के अंदर प्रेम और भाईचारा भी बहुत अधिक होता है और लगभग एक ही प्रकार के काम है वो ऐसे लोग करते हैं। और परकीर्ण बस्ती वो होती है जिसमें मकान है वो दूर दूर बने होते हैं। कई बार तो एक खेत के अंदर एक मकान, फिर दूसरे खेत को छोड़कर फिर मकान, फिर एक खेत को छोड़कर फिर अगला मकान। तो जब मकान पास पास है तो वो होगी सहंत बस्ती, और जब मकान दूर दूर है तो उसे कहते हैं परकीर्ण बस्ती। और मानव बस्तियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है, इसमें नाम आता है ग्रामीण बस्ती, और दूसरा आता है नगरीय बस्ती। तो अब हम इन दोनों के बारे में अच्छे से अध्ययन है वो करेंगे बोर्ड परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि इस चैप्टर से एक एक और डेढ़ नंबर के प्रश्न आने की संभावना है वो रहती है। ग्रामीण बस्ती वो होती है जिसके अंदर प्राथमिक कार्य है वो अधिक किए जाते हैं। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और नगरीय बस्तियां वो होती है जहां पर गैर प्राथमिक कार्य यानी कृषि और इनके अलावा, कृषि पशुपालन इनके अलावा जो काम होते हैं वो नगरीय बस्ती वहां पर बसती है। अब ग्रामीण बस्तियों में आपको क्या क्या चीज दिमाग में रखनी है, ये बात अब आपको अच्छे से समझनी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है भी ग्रामीण बस्तियां हैं, इसके अलग अलग वर्गीकरण देखने को मिलते हैं, जिनमें एक तो आता है विन्यास के आधार पर। ये एक छोटा क्वेश्चन मैं चाहता हूं, ये भी आप जरूर ध्यान में रखें भी ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण पूछ ले विन्यास के आधार पर, तब आपको इसके अंदर क्या बताना है भी इस प्रकार के जो गांव हैं, जैसे जो मैदानों में जो गांव रहते हैं तो उन्हें मैदानी गांव कह देंगे। पठारों के ऊपर जो गांव होते हैं वो पठारी गांव हो गए, तटीय गांव हो गए, वन गांव हो गए, मरुस्थली गांव हो गए। इस प्रकार के गांवों की बात की जाती है तो इसका मतलब हम उनके विन्यास ओरिएंटेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य आपको ध्यान में रखना है, और वो है उनके पैटर्न के आधार पर, आकृति के आधार पर। एक क्वेश्चन यहां आने की पूरी संभावना है वो रहती है, तो ध्यान रखिएगा बस्तियों को उनकी आकृति, उनके पैटर्न यानी ज्यामिति के आधार पर भी कई भागों में बांटा हुआ है, जिसमें आता है एक नाम तो आता है रेखिक पैटर्न। रेखिक पैटर्न, अब इसका मतलब क्या है? जब जो गांव बसते हैं वो किसी सड़क के किनारे या किसी नदी के किनारे, नहर के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे बस जाते हैं। ये जो दो लाइन खींची आप मान लीजिए, अगर आप इसको सड़क मानते हो तो आप यहां लिख सकते हो ये सड़क है, रेल मार्ग मानते हो तो आप लिख देना रेल मार्ग है, नहर मानना चाहते हो तो नहर हो गई, रेल मार्ग मानते हो तो रेल मार्ग लिख दीजिएगा। और इसके चारों ओर आपको इस प्रकार से डिब्बे बनाकर ये शो कर देना है भी ये मकान बने हुए हैं। तो इस प्रकार का दृश्य आपको जहां दिखाई देता है हम उसको कहेंगे भी ये कौन सा प्रतिरूप है? पैटर्न है, रेखिक प्रतिरूप है। इसी प्रकार से एक और पैटर्न आपको ध्यान में रखना है और वो है आयताकार। आयताकार पैटर्न। आयताकार पैटर्न के अंदर क्या होती है? सड़कें हैं
वो जैसे ये एक सड़क है और इस सड़क के दोनों ओर 90 डिग्री पर फिर एक सड़क है, तो जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तब उनके किनारे जो बस्तियां बस जाती है वो कहलाता है, इस प्रकार का पैटर्न आयताकार पैटर्न है वो कहलाता है। डिटेल वीडियो में भी आपको ये सारी चीजें मैंने अच्छे से समझा रखी है और आज फिर थोड़ा सा रिवाइज है वो करवा रहा हूं। आप कितने भी इस प्रकार के मकान है वो बना सकते हो। और इसमें एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपने पढ़ा होगा भी ग्रामीण बस्तियों का वह प्रतिरूप जो समतल क्षेत्रों और चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है, तो वो यही है, आयताकार कह लो या चौक पट्टी प्रतिरूप कह लो, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा आता है इसके अंदर, बात करें वृत्ताकार वाला सर्किल, भी वृत्ताकार पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है। इसके अंदर क्या बात होती है, ये बस्तियां आपको कहां मिलेगी, गांव में कोई झील या तालाब बना हुआ है, उस झील या तालाब के जब चारों ओर गांव बस जाता है तो वो पैटर्न क्या कहलाता है, वृत्ताकार पैटर्न है वो कहलाता है। एक पैटर्न और ध्यान में रखिएगा, वो हो गया तारानुमा, स्टारनुमा आकृति। जब बहुत सारी सड़कें एक जगह पर आकर मिलती है, जैसे एक सड़क इधर से आई, एक सड़क इधर से आ गई, ये इधर से आ गई एक सड़क, और भी आ गई सड़कें, यहाँ पर 5-7 सड़कें आपस में आकर मिल जाती है और इनके किनारे जब मकान बन जाते हैं, गांव बस जाता है, तो यहाँ इस प्रकार के आपको सारे बनाने हैं। अगर ये चित्र आपसे परीक्षा में बनाना पूछ लिया जाए, और पूछते भी हैं कई बार बोर्ड में, तो ये पैटर्न क्या कहलाता है, तारानुमा पैटर्न है वो कहलाता है। तो एक तो ये पैटर्न है, थोड़े से आप इनको ध्यान रखिएगा। तो ग्रामीण बस्तियां जहां प्राथमिक कार्य किए जाते हैं विन्यास के आधार पर हमने बात कर ली। भी गांव कहां बने हुए हैं, मैदानों पर बने हुए हैं, पठार पर बने हुए हैं, तट पर बने हुए हैं, वन में बने हुए हैं या रेगिस्तान में बने हुए हैं, तो ऐसी बात करते हैं तो वो विन्यास में आ गई। आकृति के आधार पर बात करते हैं तो वो उनका प्रतिरूप या पैटर्न कहलाता है। ये बात आपको ग्रामीण बस्तियों के लिए ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा एक और प्यारा सा प्रश्न और बनता है भी, इन ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याएं क्या है। चाहे विकासशील देश हो, चाहे कोई अपना भारत हो, कोई भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है भी ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं बताइए। अब आपको किताबी चीजों पर रटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में सोचें भी यहाँ किस प्रकार की समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। एक तो आप देखते हो प्रमुख समस्या गांव में मिलती है पीने के पानी की, साफ पीने का पानी है वो यहाँ पर नहीं मिलता, तो हम प्रदूषित जल पीते हैं। प्रदूषित जल पीते हैं तो हैजा, पीलिया, डायरिया, इस प्रकार की बीमारियां होने की समस्या रहती है। और साथ में गांव में आपने देखा होगा शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होती, जो ठोस कचरा होता है उसके निपटान की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, और गांव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपको बहुत अच्छे से नहीं मिलती है, ये भी एक समस्या है। इसके साथ साथ गांव के अंदर वेंटिलेशन की समस्या भी है वो रहती है। कई कई जगह तो ये होता है एक ही मकान के अंदर जो उनके छोटे मोटे पशु हैं वो भी साथ रहते हैं और वहीं पर भी घर के जो मेंबर है वो भी साथ रहते हैं। इसके अलावा गांव में आपको कच्ची सड़कें मिलती है और संचार की जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो भी गांव के अंदर नहीं मिलती। तो इस प्रकार से आपको रियल में एक्चुअल पोजीशन जो होती है किसी गांव की समस्याएं, उसको ध्यान में रखकर ऐसे प्रश्नों को लिखना है, न कि आप किताबी भाषा में रट्टे मारकर हैं वो उनको लिखें। आप देखेंगे चाहे प्रवास के परिणाम पढ़ें, चाहे गंदी बस्तियों की समस्याएं पढ़ें, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं पढ़ें, नगरीय बस्तियों की समस्याएं पढ़ें, तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो आप अलग अलग क्यों दिमाग में को खपाते हो, क्यों वो टेंशन है वो देते हो। तो आपको सिर्फ एक जनरल IQ लगाना है और ऐसे प्रश्नों को तैयार करना है। तो इतनी बात आपको ग्रामीण बस्तियों को लेकर ध्यान में रखनी है। अब चल पड़ते हैं अपने नगरीय बस्ती की ओर। तो इस नगरीय बस्ती के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक परिभाषा है वो जरूर ध्यान रखिएगा भी 1991 की भारतीय जनगणना के लिए नगर की परिभाषा है वो किस प्रकार से दी जाती है, भी किस क्षेत्र को हम नगर की श्रेणी में रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है।
एक तो आप समझिए इसके अंतर्गत भी सरकार के द्वारा वो कोई नोटिफाइड एरिया होना चाहिए, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम कुछ घोषित किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम जो आबादी है वो 5000 व्यक्ति होनी चाहिए। अलग अलग देश का अलग अलग हिसाब है, हम अपने देश भारत की बात कर रहे हैं, तो आबादी कम से कम है वो 5000 होनी चाहिए। और यहां पर जो पुरुष है वो कम से कम 75% है वो गैर कृषि कार्यों में, गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े हुए होने चाहिए पुरुष, तब हम उसको नगर की संज्ञा दे सकते हैं उस क्षेत्र को। और तीसरी बात इसके अंदर आती है, जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वो होना चाहिए। तो 5000 की कम से कम आबादी हो, 75% पुरुष है वो गैर कृषि कार्यों में काम कर रहे हो, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहां का जनसंख्या घनत्व हो, और वो नोटिफाइड एरिया हो। तो उसे 1991 की जनगणना के जो जनगणना के लिए जो परिभाषा डिसाइड की गई है नगर की, तो उसकी सारी बातें हैं वो परिभाषा वाली क्लियर हो जाती है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर है वो हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपको इसमें क्या ध्यान देना है, नगरीय बस्तियों में आपको पता है नगर के अंदर कौन से कार्य किस प्रकार के होते हैं, उसी के आधार पर क्लासिफाइड भी किया जाता है, काम के आधार पर भी। कुछ प्रशासनिक नगर होते हैं, इसका मतलब कोई देश या राज्य की जो राजधानी होती है जहां पर सारे जो प्रशासनिक ऑफिस है वो वहां पर होते हैं, तो वो प्रशासनिक नगर हो गया। जैसे अपने नई दिल्ली की बात करें देश के हिसाब से, क्योंकि नई दिल्ली हमारी राजधानी है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जयपुर की बात आ जाती है, वो एक प्रशासनिक नगर है। कोई व्यापार की दृष्टि से फेमस है तो उसे व्यापारिक नगर कह दिया जाता है, कोई उद्योग की दृष्टि से फेमस है तो उसे औद्योगिक नगर है वो कह दिया जाता है। और वहां पर काम करने के लिए लोग हैं वो प्रवास करते हैं। तो आपने देखा होगा जब आपने माइग्रेशन को, प्रवास को समझा, तो गांवों से शहरों की तरफ लोग हैं वो काम और रोजगार की तलाश में आते हैं, जिससे नगरों की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और उसे नगरीकरण भी कहा जाता है। कुछ नगर ऐसे होते हैं, विशेषकर आपको विकसित देशों में ये मिलेगा, विकसित देशों में नगर को बसाने के लिए एक प्लानिंग की जाती है, तो उसको हम कहते हैं भी नियोजित नगर। और विकासशील देशों में ये नियोजन का अभाव रहता है, ऐतिहासिक दृष्टि से ही बसे हुए होते हैं, वो बिना कोई प्लानिंग के होते हैं, तो वो अनियोजित नगर है वो कहलाते हैं। भारत के अंदर बात करें तो ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ का जो नाम आता है, भी चंडीगढ़ हमारे देश के अंदर एक नियोजित रूप से बसा हुआ सिटी है। उसी की दृष्टि से बात करें तो कैनबरा का नाम भी आता है। कैनबरा कहां पर है? कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो कैनबरा को भी एक नियोजित तरीके से बसाया हुआ है। और एक अमेरिकी वास्तुकार था जिसका नाम था वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में कैनबरा को बसाने के लिए पूरी एक आउटलाइन है वो दी थी और उसी के अकॉर्डिंग उसको बसाया गया था। तो जब एक प्लानिंग के तहत कोई शहर बसाया जाता है तो वहां पर हर प्रकार की सुविधा है वो मिल जाती है। और इसके साथ साथ एक अदीस अबाबा को ध्यान रखिएगा, वो इथोपिया की राजधानी है। अब बात आती है नगरों के वर्गीकरण को लेकर। अगर हम बात करें तो एक नाम आता है वर्गीकरण में नगर। नगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक तो ये ध्यान रखिएगा टाउन। टाउन क्या होता है? गांव से बड़ा होता है, जहां पर आपको गांव से ज्यादा फैसिलिटी है वो मिल जाती है, वो नगर टाउन होता है। इसके बाद में आता है सिटी। सिटी यानी शहर की बात आती है। भी शहर क्या होता है? शहर वो होता है भी जो एक अग्रणी नगर होता है, और शहर है वो नगरों से थोड़े बड़े होते हैं। इस नगर से ये शहर है वो बड़े होते हैं। तो अग्रणी जहां पर काफी सारे नगरों की तुलना में ज्यादा काम वाले जो ऑफिस है वो देखने को मिलते हैं, अग्रणी नगर जिनको जो होते हैं उनको हम शहर की संज्ञा देते हैं। उसके बाद में एक नाम और आता है, आपने अच्छे से ध्यान में रख रखा है उनको, और वो है सन नगर। अब बात करें भी सन नगर किसे कहते हैं, ये एक प्यारा क्वेश्चन है। विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, विशाल यानी बड़े होंगे, विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र। विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र को सन्नगर कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक नगर है या कोई पास में दूसरा नगर है, जब वो आपस में मिल जाते हैं
तो वो एक सन नगर बना देते हैं। तो विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र को सन नगर कहा जाता है। और ये जो शब्द दिया था सन नगर शब्द, ये 1915 में दिया गया है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है भी 1915 में सन नगर शब्द है वो किसने दिया, तो उनका नाम आता है पैट्रिक गिडीज का नाम आता है, पैट्रिक गिडीज। उसके बाद में अगर नाम एक प्रकार का नगर और देख लें और वो है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी नाम से स्पष्ट है, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख। जब किस शहर की आबादी है वो 10 लाख हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिलियन सिटी है वो कहा जाता है। और सबसे पहले मिलियन सिटी का दर्जा है वो लंदन को मिला था। इसके बाद में एक नाम और आ जाता है विश्व नगरी। जैसे आपने सन नगर पढ़ा वैसे ही आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। विश्व नगरी, विश्व नगरी शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द मेगालोपोलिस, ग्रीक कहो यूनानी कहो, मेगालोपोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। तो यानी ये एक बड़ा महानगरीय प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। देखिएगा विशाल विकसित नगर जुड़ जाते हैं तो वो सन नगर कहलाता है। और सन नगर से बड़ा क्या होता है, विश्व नगरी होता है जो मेगालोपोलिस से निकला है। और इस शब्द का इस्तेमाल 1957 के अंदर जीन गोटमैन ने किया है। जीन गोटमैन ने इस शब्द का इस्तेमाल 1915 में पैट्रिक गिडीज का संबंध सन नगर से है, ध्यान रखिएगा। 1957 जीन गोटमैन का संबंध है वो विश्व नगरी से है। और उसके बाद में एक नाम और ध्यान में रख लीजिए यहां पर छठा, मेगा सिटी। मेगा सिटी विश्व के संदर्भ में जो बात आती है तो जब 1 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाती है, विश्व के संदर्भ में बात कर रहा हूं, भारत में तो हम 50 लाख की बात कर लेते हैं। तो जब नगरों और उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाती है तो उसे मेगा सिटी कहते हैं। और सबसे पहले 1950 में ये श्रेय किसको मिला था, अमेरिका का एक शहर न्यूयॉर्क सबसे पहले मेगा सिटी बना था। जबकि मिलियन सिटी सबसे पहले इंग्लैंड का लंदन है वो बना था, 1800 के आसपास की बात है वो थी। तो जब हम नगरीय वर्गीकरण की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको सन नगर, मिलियन सिटी, विश्व नगरी और मेगा सिटी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए। अब उसके बाद में जैसे हमने पढ़ा था ना भी गांव की समस्या बताएं, तो उसी प्रकार की सेम क्वेश्चन यहां पर भी बन जाता है भी नगरीय बस्तियों की समस्याएं बताएं। एक प्रश्न इस प्रकार का आएगा, चाहे गंदी बस्तियों की समस्याएं, चाहे नगरीय बस्तियों की समस्याएं, चाहे ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, फर्क नहीं है कोई बहुत ज्यादा। अब जब आपने प्रवास का परिणाम पढ़ा और उसमें जो नेगेटिव चीजें पढ़ी वही तो सारी यहां पर आ जाएगी। प्रवास को मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि भारत के अंदर विशेषकर बात करूं तो गांव से नगरों की तरफ लोग जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है वही तो बात यहां लिखनी है। नगर की समस्याएं सबसे पहले बात करें तो इससे क्या है, शहरों के अंदर जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। वहां पर अश्रमिक है, जो अकुशल श्रमिक है, अर्धकुशल श्रमिक है, उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इस प्रकार की चीजें हैं वो उन सबको उपलब्ध है वो नहीं हो पाती। अगर आदमी शहर में गया है और उसको प्रॉपर रोजगार नहीं मिलता है, यानी वो बेरोजगार है, उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो वो वहां पर क्या करने लग जाता है, अपराध करने लग जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि गांव से लोग जो पुरुष है वो ज्यादा शहरों की तरफ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, गांव और शहरों का जो सेक्स रेशो है यानी जो लिंगानुपात है वो गड़बड़ा जाता है। याद कीजिए ऐसी ही बातें हमने प्रवास के परिणामों में पढ़ी है, वही बातें तो यहां पर लिखनी है। और वही नगरीय बस्तियों और समस्याएं और लिखें। यहां पर ठोस कचरे के निपटान की समस्या रहती है। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कचरों के ढेर है वो वहां पर लगे हुए होते हैं। वायु प्रदूषण की बहुत समस्या, यानी आप सीधा लिख देते, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वो वहां पर बहुत ज्यादा रहती है। जब नगरों के अंदर आबादी बढ़ती है तो उन लोगों को बसाने के लिए क्या किया जाता है, वहां ईंटों से, सीमेंट से और उनसे बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं। और सिटी के अंदर इस प्रकार से कंक्रीट से जब मकान बनाए जाते हैं तो वहां
वहां पर जो गर्मी है वो भी बढ़ जाती है, उन्हें उष्ण द्वीप की संज्ञा है वो दी जाती है। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे आसपास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वही तो हमें लिखनी है। गंदी बस्तियों के ढेर लग जाते हैं, गंदी बस्तियां हैं वो बन जाती है वहां पर, और शहर का अनियोजित जो ग्रोथ है वो वहां पर हो जाता है। तो इस प्रकार की लाइनें, एक एक दो दो तीन तीन लाइनें, 1.5 नंबर का है तो 2-3 पॉइंट है वो इस प्रकार से आपको लिखने होते हैं। तो बहुत ही इजी सा मैटर है, अगर क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ है भी, हम कहां रहते हैं उसी से जुड़ा हुआ है, अगर उसके भी हमें रट्टे मारने पड़ गए तो फिर तो बात ही अलग होगी। तो मेन चीजों को आप है वो अच्छे से इनको फोकस कीजिएगा। पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर की हुई है। और एक लास्ट में एक प्रश्न और बनता है इसमें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यूएनडीपी के अंदर नगर रणनीति की प्रमुख है वो आवश्यकताएं हैं, जो प्राथमिकताएं हैं वो बतानी है। तो एक तो ज्यादा से ज्यादा आश्रय स्थल है वो बढ़ाने चाहिए, लोगों को आधारभूत सुविधाएं हैं वो नगरीय क्षेत्रों में मिलनी चाहिए भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को, महिलाओं को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही नगर रणनीति के अंदर यूएनडीपी ने अपनी बातें हैं वो रखी हुई है। तो अलग अलग नहीं है कोई भी चीजें, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। और इसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मेन चीजों के ऊपर अपने को फोकस है वो करना होता है। तो चलिएगा अब अगले जो अपना रैपिड रिवीजन की क्लास होगी उसके अंदर हम सेकंड जो आपकी बुक है उसका चौथा चैप्टर, वो भी मानव बस्तियों का है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। वहां हम इंडिया के संदर्भ में अच्छे से उसको रिवाइज है वो करेंगे। और यहां पर हमने ग्रामीण और नगरीय बस्तियां या सिर्फ मानव जो बस्तियां हैं उनके बेसिक कंसेप्ट को यहां पर जान लिया है, और कहां कहां से मेन क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर बात है वो कर ली है। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।